हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है 6th क्लास अभी से पहले जस्ट मेरा ही लेक्चर था, तो हम लोग आपका देख रहे थे और पढ़ रहे थे जो आपका सिस्टम है नगर निगम का, नगर पार्षद और जो प्रशासनिक इकाइयां थी उन पर हम लोग आपका चर्चा कर रहे थे, उनको अच्छे से गौर कर। ठीक है, चलिए। तो थोड़ा सा पढ़, अभी कुछ रह गया था समझाने को, मैं आपको वो समझा दूं और उसके बाद वापस कंटिन्यू चलते हैं। ठीक है, तो रोशनी लाइट की साफ सफाई की व्यवस्था कौन कर रहा था? तो आपको पता होना चाहिए, रोशनी और लाइट एंड साफ सफाई की व्यवस्था बेसिकली पार्षदों की जो समिति है वो आपका कर रही थी। इतना क्लियर हो गया था। कह रहे हैं, जब एक वार्ड के अंदर कोई समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क करते हैं। कहाँ जाते हैं भैया? आपका पार्षद के पास आते हैं कि पानी नहीं आ रहा है, लाइन टूट गई है, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है लगी हुई, आप करिए। कह रहे इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, हम इसको समझ सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है? कि अगर बिजली के एक खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद करता है। अब वो जाएंगे पार्षद के पास कि भैया जब जो आपके बिजली के तार है वो नीचे आ गए हैं, किस दिन को कोई ना कोई बच्चे को किसी को पकड़ लेगा, चोट लग सकती है, हानि ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखिए कि बेटा आप जो है आप इनसे काम कराइए। तो वो क्या करते हैं, अधिकारियों को फोन कर देता है कि भैया पार्षद कहता है कि सर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, आप इसको रिजॉल्व करवाइए, सॉल्व करवाइए। आप देखिए, जहां पार्षदों की समिति एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन लोगों को काम करने में काम लागू कराने में आयुक्त आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होते हैं बहुत सारे, एडमिनिस्ट्रेटिव आपके जो कर्मचारी हैं वो करते हैं इस तरह का काम। और कह रहे हैं कि आयुक्त, प्रशासन और कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक, और आपका पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं? कह रहे जो आपके नगर निगम है वो कैसे निर्णय लिए जाए। रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खारा ने जवाब दिया, सारे वार्डों से पार्षद मिलते हैं और सबका एक सम्मिलित राय, एक का बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च करते हैं। सारे लोग मिल जाते हैं और मिलकर आपका एक बजट बनाते हैं। बजट यानी कि कितना हमको पैसा खर्च करना है और कहां कहां करना है उसका निर्णय लेते हैं। पार्षदों का यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें पार्षद के सामने खड़ी रखी जाएं या फिर निर्णय प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। कह रहे हैं कि खाला बड़ी खुश थी कि क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने ना तो आज तक काम के बारे में पूछा था, बच्चों के सवाल से उन्हें अनुभव बांटने का मौका मिला। कह रहे ऐसा मौका आया जब मैं अपने अनुभव को साझा कर पाई। किसी लोगों ने तो मुझसे पूछा ही नहीं, लेकिन कम से कम जो एटलीस्ट बच्चे हैं वो मेरे पास आए हैं, पूछ रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर है? ये हमको ध्यान देना। चलिए देखिए, आप देखिए, अब बात है कि भैया नगर निगम बजट की बात कर रही थी। ठीक है, बजट तो समझ आता है, लेकिन नगर निगम के पास पैसा कहां से मिलता है? नगर निगम के पास पैसा कहां से आ रहा है? अब ये जानना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। क्लियर है कि पैसा कहां से? अब देखिए, इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। आपको लाइट लगाना है, बस स्टैंड बनाने हैं, पार्क बनाने हैं, साफ सफाई करनी है, पूरी व्यवस्था करनी है, उन कर्मचारियों की सैलरी भी आपको देनी है। तो अब नगर निगम अलग अलग तरीके से इकट्ठा करता है।
अब राशि को क्या करता है, अलग, राशि का मतलब होता है पैसा, वो अलग अलग आपके तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। जो लोग आपको कर देते हैं ना, हाउस टैक्स देते हैं, उससे आता है। व्यय कर राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, और कह रहे ये ऐसी राशि है जो लोगों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, सुविधाओं के लिए सरकार को देता है। और क्या करता है, जो सरकार है वो आपका सुविधाओं को देता है। जिन लोगों ने अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति देकर देना होता है, और साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी काम करना पड़ता है। जितना बड़ा घर, ज्यादा कर नगर के पास, कह रहे कि नगर के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति का केवल 30 से, कह रहे कि जितना भी उनके पास पैसा आया वो संपत्ति कर से आपका 25 से 30% वहां से आता है। पैसा ही कहां से आता है आपका, ध्यान दीजिए, संपत्ति कर से उनको इतना परसेंट पार्ट आपका मिल जाता है। कह रहे शिक्षा पर भी कर लगता है, इस पर लगाते हैं, शिक्षा पर भी। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक होते तो आपको भी कर देना पड़ता। अगली बार जब आप सिनेमा जाएंगे तो आप टिकट को ध्यान से देखिए। कह रहे जब आप पिक्चर देखने जाएं, मूवी देखने जाएं, तो उसका जो आपका टिकट मिलेगा उसको ध्यान से देखिए। और आप मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ेगा। एक टिकट होता है, उसमें लिखा होता है इतने रुपए आपका टैक्स है, इतने रुपए इस पे मनोरंजन कर है, इतने रुपए इस पे जीएसटी है, इतना ये है, और लास्ट में टिकट का मूल्य निकल कर आता है। कई बार आपके साथ होता भी है, आप बोलती हो भैया 150 रुपए का टिकट बताया था लेकिन आपने तो 162 रुपए ले लिए, 12 रुपए किस चीज के हैं। तो कहता है भैया आपके पास टैक्स लगा है, ये लगा है, सर्विस टैक्स है, ये टैक्स है, और इस तरह से आपको इतना पैसा जो है पे करना पड़ेगा। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ऐसे वो लोग आपका पे करवा सकते हैं। ठीक, हम मनोरंजन के लिए भी देखना पड़ता है। इस तरह से लोग, अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह से अधिक कर देता है। और कह रहा है कि और लोग भी आपके क्या देते हैं, टैक्स देते हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें आपको मिलती हैं या ये सारी चीजें होती हैं। तो ये आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जो हमारे पास टैक्स है वो कहां से दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, उसका क्या कारण है, पैसा कहां आ रहा है, और किस तरह से वो आपका लगाया जा रहा है। तो आपको समझ आ गया कहां से पैसा कमाता है नगर निगम। अब देखिए, शंकर ने बड़ी उत्सुकता पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है कि इसकी देखभाल करना बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। कह रहे भैया हमारा शहर इतना बड़ा है और हमको इनकी देखभाल करनी है, हमको क्या होता होगा, बहुत सारे लोगों की आपका जरूरत पड़ती होगी कि इतने सारे लोगों को कहाँ से लाया जाए और कैसे उनका मेंटेनेंस वगैरह होता है, ये तो अपने आप में बड़ी समस्या है। ठीक है, ठीक। आप क्रिकेट के मैच में और आधे अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुके थे, यानी कि ये सब भूल गए थे कि आखिर में मैच बचा हुआ है, आधा ओवर बचा हुआ है, ये सब भूल गए। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांटा हुआ है। कह रहा जो काम है उस काम को कैसे डिवाइड कर दिया, अलग अलग विभाग यानी कि डिपार्टमेंट बना दिए। हर काम को देखने के लिए क्या होगा, एक अलग आपका डिपार्टमेंट होगा, वही उनको देखेगा और वही क्या करेगा, उनको आपका मेंटेन करेगा कि आपका किस तरह से नगर का काम चल रहा है, क्या सारी चीजें। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, जल विभाग, आपने देखा होगा, जल विभाग, बिजली विभाग, सफाई विभाग। ठीक, अब कह रहे कचरा जमा करने के लिए विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग है, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि में नगर निगम की सफाई विभाग है। उसी के लेखा विभाग के हिसाब किताब का काम करते हैं। कह रहे हैं वही सब आपका काम करते हैं। अब कह रहे हैं खाला बड़े इत्मीनान से बात कर रही थी, फिर बच्ची के खाने के लिए रसोई में आप एक कबाब लेने चली गई कि चलो बच्चों को क्या करते हैं, अब आए हैं तो बच्चों को कुछ खिला देते हैं।
जागीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करती है वह कहाँ जाता है? और पूछ रहा है कि जितना भी आप ये नगर निगम का कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हो उसका क्या करते हो, आखिर में जाता क्या है? बाकी कचरे अभी भी, बाकी बच्चे अभी भी क्या खा रहे हैं? आपका कबाब खा रहे हैं। यास्मीन खाला ने बताया, ये बताना शुरू किया, इस सवाल का जवाब बड़े मजेदार है। जैसे तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोसी ने भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियां भिनभिनाती रहती थी, आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता था, लोग इनकी बदबू से बीमार पड़ जाते थे। कहते थे जितना भी आपका कोई आपका कूड़ा फैला है, वो कूड़ा को जो आपका साफ नहीं किया गया, क्लीन नहीं किया गया, तो उसमें मक्खी भिनभिनाती थी, कुत्ते चूहे और गंदे बीमारियां आती थी, और जिसकी बदबू से लोग बीमार पड़ जाते थे। और एक और बुरी बात ये थी कि गली के बच्चों में आपका क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था। अब बच्चे क्या नहीं खेलते थे? बच्चे अब आपका क्रिकेट नहीं खेलते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह से ये आपकी, ये हमारे हेल्थ के लिए नुकसान होगा। तो बच्चों को यही डर लगता था कि गली में अधिक समय रहने से बीमार ना पड़ जाएं। कह रहे अगर बाहर हम लोग अब खुले में रहेंगे तो कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं। तो बताइए, इतना जो काम था नगर निगम का, आप सभी को समझ आया कि नहीं आया? देख कर बताइए मेरे प्यारे बच्चों। कितने बच्चों को पूछना है? कंफर्म हो गया कि बेसिकली काम क्या था नगर निगम का? इतना तो आपको कंफर्म हो ही गया होगा। ठीक है कि काम क्या है। चलिए, देख चुके हैं इतना, आगे बढ़ जाएं। पहले एक बार किसी को कुछ पूछना है कि पैसा कहाँ से आता है, क्या काम करते हैं, कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, किन पर पैसा खर्च करना है, किन पर नहीं करना है, ये कैसे कौन कब कहाँ निर्धारित करता है, ये हमको गौर करने की और पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ जाए। देख लिया? अब देखिए, आपने इस तरह की दुकान अक्सर आपने शहरों में देखी होगी। ये ये क्या करते हैं कि जो पुराना आपका लोहा कचरा होता है उसको लेते हैं, उनको आपका रख लेते हैं और उसको रिसाइकल कराते हैं। ये जो आपका लोहा खराब है, जो आपके यूज में नहीं है, इसको रिसाइकल करके फैक्ट्री में जाता है, और इससे फिर कुछ आपका दूसरा लोहा बनकर वापस आपके जो पास है वो आ जाता है। क्या होता है बेसिकली? रिसाइकल। आगे बढ़े। चलिए, ध्यान दीजिए। लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने
अपनी बात जारी रखा। मोहल्ले की औरतें इन सब बड़ी नाराज थीं। वे सलाह लेने पर मेरे पास आईं। मैंने उनसे कहा कि विभाग के लिए किसी अधिकारी से इस मामले पर बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं निश्चित तौर पर यह बता नहीं सकती कि इसमें कितना समय लगेगा। ठीक है, बात मैं करूंगी, ऐसी बात नहीं, लेकिन टाइम कितना लगेगा ये मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकती। और गंगाबाई ने बताया कि हमने अपने वार्ड के पार्षद के पास समस्या को लेकर जाना चाहिए। कहाँ चलें भैया? जो हमारा वार्ड का पार्षद है, जो मुखिया है हमारे वार्ड का, उसके पास चलते हैं, वही शायद सुनेगा। और कह रहे हैं कि आखिरी वोट देकर हमें उसे चुना है, और कह रहे हैं कि हमने वोट देकर चुना है भाई, तो उसके सामने हम अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। अगर वो काम नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? विरोध प्रदर्शन। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जमकर नारे लगा रही थी। तभी पार्षद बाहर निकला और उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयां की। गंगाबाई ने बताया, भैया हमारा मोहल्ले की स्थिति बड़ी खराब है, आप देखने नहीं आए, कम से कम सुन लीजिए हमारी बात को। ठीक। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। आयुक्त का मतलब है जो कमिश्नर है, वो उनसे आपका मिलने जाएंगे। साथ ही उन्हें गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्क से एक अर्जी पर दस्तखत यानी कि सिग्नेचर या साइन करने कहा कि जितने भी वयस्क हैं, जो जवान व्यक्ति हैं, सबका एक आप सिग्नेचर करा के एप्लीकेशन मेरे को दे देना, ताकि हम लोग सब उसको जब हम नगर आयुक्त के सामने चले तो वो जो अर्जी है वो थी वही रखेंगे। अर्जी यह थी कि अर्जी मतलब होता है अपनी रिक्वेस्ट, अपना काम, अपनी समस्या को हम अर्जी कहते हैं। भैया अर्जी लगाने आए हैं कि इस प्रकार की समस्या समाधान कर दीजिए। क्या क्या अर्जी थी? कि उनके मोहल्ले में कचरा उठाने वाले नियमित व्यवस्था की जाए, कि जो भी कचरा उठाता है वो नियमित रूप से आए। और उन्हें सुझाव दिया गया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना चाहिए। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता की आयुक्त को बात बता सकेंगे। हालत इतनी खराब थी कि उसने उस दिन पूरी शाम बच्चों को घर का चक्कर लगाते रहे। अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा परिवार के लोगों को दस्तखत दिलाए जा रहे थे। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिला और पार्षद सफाई अभियंताओं के साथ नगर निगम दफ्तर गए। आयुक्त पूरी समूह से मिलने पर वे बहाने लगाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई अब कह रहे हैं कि वो लोग जब वहां गए तो वो क्या करने लगे? आपका बहाने लगाने लग गए। क्या लगाने लग गए? बहाने। ठीक। अब गंगूबाई ने क्या किया? तपक से कहा, लेकिन लगता है कि उनके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झटपट से कहा, उसे आयुक्त को तो मुंह बंद हो गया था। इससे आयुक्त का तो मुंह बंद हो गया। अब उन्हें कहा कि भैया आप हमारा कचरा क्यों नहीं उठाते? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास उठाने के लिए पर्याप्त ट्रक नहीं है। तभी जहांगीर ने एकदम बोला, अच्छा आपके पास ट्रक नहीं है? जो अमीर लोग हैं उनके यहाँ कैसे उठा लेते हो, वहां कैसे ट्रक पहुंच जाते हैं? अब इन दोनों के बीच वार्तालाप हो रही है। बात कर रहे हैं कि भैया आप गरीबों का जो सफाई है आप करना ही नहीं चाहते, आप क्या चाहते हो? केवल अमीर के यहाँ ही साफ सफाई करना चाहते हैं।
और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगूबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी थी कि अगर वे 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं क्या है आपका धरने पर आपका बैठ जाएंगी। क्या होगा? धरने पर बैठ जाएंगी। खाला ने के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदलाव हो गए। कह रहे जब से मैं रिटायरमेंट हुई कुछ चेंज आ गया है। कह रहे क्या क्या चेंज आया है। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वो यह है कि हाल ही के समय में पैसा बचाने के लिए नगर निगम ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रखे हैं। कैसे रखे हैं? प्राइवेट कंपनी को ये काम दे दिया है और इसी को क्या कहते हैं? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब है कि जो पहले सरकारी कर्मचारी काम करते थे अब वो आपका निजी कंपनियां करती हैं। जिन ठेकेदारों को मजदूरों को जमा कचरा करने और उठाने का काम लगता था उन्हें अब बहुत सारा पैसा कम देना पड़ता है और मजदूरों की नौकरियां अस्थायी हैं। कैसी हैं नौकरियां? है वो कैसी हैं आपकी? परमानेंट आपका नहीं है। कचरा उठाने का काम काफी खतरनाक हो रहा है। अक्सर उन्हें अपनी सुरक्षा के साधन नहीं है। और कह रहे सबसे बड़ा समस्या क्या है, जो लोग कचरा उठा रहे हैं वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। उनकी हमने कोई हेल्थ के लिए कोई हमने काम नहीं किया है और देखभाल का भी कोई हमें तरीका नहीं खोजा है। चलिए, तो ये है बेसिकली जो हमारे सामने सारी चीजें निकल कर आई। चलिए, तो ये काम था नगर निगम का जो आपका वो कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अब कह रहे हैं कि जब से यास्मीन खाला आपके रिटायर हुई हैं तो कह रहे हैं क्या चेंजेस आपके नगर निगम में आ गए हैं कि पहले क्या था, गवर्नमेंट ही के जो आपके कर्मचारी थे वो साफ सफाई करते थे। अब भैया क्या हो गया, सब कुछ आपका प्राइवेटाइजेशन हो गया है, निजीकरण हो गया है। तो निजीकरण से क्या है, लोगों को नौकरी पर रखा गया और वो नौकरी कैसी नहीं है, परमानेंट नहीं है। और परमानेंट ना होने की वजह से लोगों में हेल्थ कॉन्शियस को लेकर उनके लिए कुछ सुरक्षा नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा साफ सफाई करने में, काम करने में हिचकिचाते हैं। अब कह रहे हैं तो क्या गली की सफाई हो गई? रिहाना ने झट से पूछा, जो आप कभी किसी चीज को आधा अधूरा नहीं छोड़ती। ठीक, 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो वो वहां एक बहुत बड़ा समूह ने विरोध प्रदर्शन किया। अगर 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब बहुत सारे लोग जाएंगे इकट्ठा होकर आपका नगर निगम में धरना करेंगे। जोरदार नारे लगे तब जाकर बात बनी। मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। अब सब लोगों ने आपका विरोध किया, धरना दिया और तभी क्या हो गया, आपका नियमित रूप से आपका सफाई जो है वो होने लग गई। क्लियर है? तो ये लोगों का राइट्स था कि कैसे वो काम कराएं, कैसे कुछ देखें। यह तो बिल्कुल बधाई सिनेमा की तरह सुखद और अंत हुआ। माला ने कहा कि वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगेबाई की भूमिका देने का सपना देख रही है। क्या कर रही है? गंगूबाई को देने का जो अपना सपना है वो आपका देख रही है। ठीक, गंगूबाई क्या क्या बनना चाह रही है? वो पार्षद बनना चाह रही है। सिंपल मीनिंग ये है। कह रहे क्या गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी आपके हिसाब से? गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की क्यों नहीं सोची? अब कह रही भैया सफाई करने के लिए पार्षद के पास जा सकती थी, बात जाने क्यों सोची कि चलो वहीं चलना है भाई। अब कह रहे हैं जब आयुक्त ने यह कहा कि शहरों के ट्रक संख्या पर्याप्त नहीं है तो गंगूबाई ने क्या कहा, अच्छा कि केवल जो आपकी गरीब कॉलोनी है वही नहीं है, अमीरों जो अमीर है उनका कूड़ा कैसे उठता है, कहां से उठता है, ऐसा क्यों है?
सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया और इसका आभास हो गया कि मोहल्ले में गंगाबाई की खास इज्जत थी। अब मोहल्ले की उसने साफ सफाई करा दी तो हाँ, मोहल्ले के लोग उसकी इज्जत करने लग गए और लोगों ने उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ आया। अब लोगों को साफ हो गया कि भैया ये साफ सफाई के लिए क्यों चिल्ला रही थी, क्यों इतना धरने प्रदर्शन की बात कर रही थी, इसके पीछे कारण क्या था। तो सिंपल सी एक ही कारण था कि भैया उसको चुनाव लड़ना था, उसको आपका नेतागिरी करनी थी। क्लियर है, इसलिए वो इतने सारे काम करने पर कह रही थी। अब देखिए, बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया, आपकी भाषा में उनको थैंक यू बोला। शुक्रिया बुक्रिया तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन आज के टाइम में क्या बोलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स। तो उन्होंने क्या किया, खाला को आपको थैंक यू बोला, क्या आपने हमें इतना कुछ बताया, खाला थैंक यू। और जाने के लिए उठ खड़े हो गए। जाते जाते रेहाना ने खाला से बस एक आखिरी सवाल, और घर पर अभी भी जो कूड़ादान, 2 कूड़ेदान है, वो भी क्या गंगूबाई का सुझाव था। कह रहे कि हमारे यहाँ 2 कूड़ेदान है और कायदे में तो सबके घरों में 2 कूड़ेदान होने चाहिए। बताया भी गया था, एक गीला कूड़ा और एक सूखे कूड़े को अलग रखे। भाई घर में कुछ गीला कूड़ा होता है, कुछ सूखा कूड़ा होता है, करते हैं ऐसे, अलग नहीं करते। आप किसी को पन्नी में रैप करते हैं, किसी को आप अलग से रखते हैं, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। कह रहे कि जो आपके घर में 2 डस्टबिन हैं, क्या ये भी गंगूबाई का सुझाव था नगर निगम को। अब देखिए खाला हंसने लगी, बोली अरे अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम का ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने की चीज में गीली वाली चीज को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी चीजें आपके गीले कूड़े से दूसरी चीजों कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो नगर निगम वाले भी काम थोड़ा आसान हो जाता है। अगर हम लोग ये पहले से कर दें कि भैया जो आपका गीला कूड़ा है वो अलग कर दें, सूखा कूड़ा अलग कर दें, कांच वाच अलग कर दें, तो जो लोग काम करने आते हैं उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं, गीला सूखा कूड़ा एक साथ फेंक दिया, बस वो बेचारे वहां उसको फिल्टर करने पे लगे हुए हैं। एक हम अगर छोटी सी पहल हमारी हो जाए कि हम गीले कूड़ों को अलग कर दें, सूखे को अलग कर दें, कांच को अलग कर दें, तो उनका काम कितना आसान कर सकते हैं हम लोग, सोच के देखिए। बस हमें 1 मिनट तो जाएगा हमारा, गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग। ठीक, बच्चों ने इतने सारे सवाल का जवाब देने के लिए खाला को फिर से शुक्रिया अदा किया, थैंक यू बोला, और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। क्यों था, क्योंकि लाइट वो उन्होंने पूरी उसकी फोड़ दी थी। उन्हें ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला की तरफ आपका दौड़े। कहाँ दौड़े, खाला के घर की तरफ आपका दौड़े। अब देखिए आप भी दौड़े और चैप्टर भी दौड़ गया, यानी कि पूरा समाप्त हो गया चैप्टर। ठीक, और इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को पढ़ने का प्रयास किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा चैप्टर, आई होप, बहुत अच्छे से समझ आया हो कि नगर में काम कैसे होता है, पार्षदों की जिम्मेदारी क्या है, इन सबको हम देख चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।